हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ट्रस्टीज, जो कि सेबीज गाइडलाइंस हैं। और ये हमारा फोर्थ थर्ड पार्ट है। ये हमारा जो हम सेबीज म्यूचुअल फ़ंड के रिगार्डिंग सेबीज गाइडलाइन है। और मैं आपको बता दूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे 90% ये होता है कि इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एज अ बी कॉम, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं या दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। और सॉरी मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे मैसेज करा, बट मैं चाहती थी कि मैं इस वीडियोस को मैं आपके पास अपलोड करूँ, बट नेटवर्क इशू ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाई। उसके लिए रियली सॉरी। बट आई होप, मैं उम्मीद करूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम गया होगा वो बहुत अच्छे से गया होगा। और जिनका अभी आने वाला है एग्ज़ाम, उनके लिए भी होप करूँगी कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द ट्रस्टीज़। ट्रस्टीज़ कौन होता है? नॉर्मल सी बात है कि ट्रस्टी कौन है। कहता है कि 1999 के अंदर यहाँ पे क्या कहता है कि अमेंडमेंट हुआ सेबीज गाइडलाइंस के अंदर रिगार्डिंग टू म्यूचुअल फंड। इसमें क्या कहता है कि ट्रस्टी है कौन? ट्रस्टी एक पर्सन होता है जो कि होल्ड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड। इस ट्रस्ट में कि जो बेनिफिट्स होंगे वो यूनिट होल्डर्स कौन होते हैं? आपके शेयर्स होल्डर्स। ओके ना? तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि नॉर्मली कौन है ट्रस्टी? ट्रस्टी एक पर्सन है जो कि होल्ड करता है म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टीज़ को इस ट्रस्ट में कि वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा यूनिट होल्डर्स को। ओके, ये अब कहता है कि ट्रस्टी कौन हो सकता है? ट्रस्टी कंपनीज भी हो सकती हैं और ट्रस्टी डायरेक्टर्स भी हो सकती हैं। ट्रस्ट कंपनीज के डायरेक्टर भी ट्रस्टी हो सकते हैं और एक कंपनी भी ट्रस्टी हो सकती है। ओके ना? सेकंड ए पॉइंट जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कहता है कि ट्रस्ट लीड्स टू द रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या कहता है कि जो हमने ट्रस्टी को अपॉइंट करा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि आपका है 1908 के अंदर। ओके, इसके अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने ट्रस्टी को, और जो कि एग्जीक्यूटेड करता है स्पॉन्सर इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी। और उस इंस्ट्रूमेंट के मतलब उस डीड के अंदर आपके जो ट्रस्टी हैं उनका नाम दोनों का मेंशन होना चाहिए। ओके, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि रेगुलेशन 14 के अंदर है वो सारे इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द बीइंग्स टू अपॉइंट ऑफ ट्रस्टीज। क्या सिचुएशन है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हो ट्रस्टी को? ओके, म्यूचुअल फंड कहता है कि आप जब अपॉइंट करते हो ट्रस्टी को, वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन के करते हो। अगर वो रेगुलेशन फॉलो करता है देन यू आर अपॉइंटेड। अगर वो पर्सन नहीं है एलिजिबल उस अपॉइंटमेंट एज अ ट्रस्टी के लिए तो उसको हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या क्या पॉइंट है जब आप किसी ट्रस्टी को अपॉइंट करते हो? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कि वो जो पर्सन है वो एबल होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए उसका खुद का, कि एज ए वो ट्रस्टी बन सके। बी पॉइंट क्या कहता है हमारा कि कोई भी उसके मतलब वो जो काम कर रहा है एज अ ट्रस्टी वो गिल्टी नहीं होना चाहिए। उस काम में उसको कोई भी गिल्टी फाउंड आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो गिल्टी फाइंड आउट होता है तो उसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है कि वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर, या कोई सिक्योरिटीज़ लॉ उसने तोड़ी ना हो, तो ऐसे पर्सन्स को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, डी पॉइंट है कि कहता है कि जो हमारा फॉर्म सी है, अगर स्पेसिफाइड फिनिश पर्टिकुलर, मतलब आज इसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर टर्म्स पूछ रखी हैं, कंडीशंस पूछ रखी है, क्वालिफिकेशन पूछ रखी है, अगर वो सारी की सारी मेंशन कर रखी हैं तो देन मीन्स तो आप उसको क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। ओके, अब हमारे जो ई की बात करूँ, यहाँ पे कहते हैं कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को आप कभी भी डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एसेट्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स हो गए, आपके ऑफिसर्स हो गए, ओके ना, एम्प्लॉयज़ हो गई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की,
तो हम ऐसे पर्सन्स को, चाहे बेशक वो एलिजिबल हो अपॉइंटमेंट के लिए एज अ ट्रस्टी, बट हम उसको अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, बट वो किसी अनदर म्यूचुअल फंड में वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। ओके, नो पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ट्रस्टी एज अनदर म्यूचुअल फंड। कहते हैं कि हम उस ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी अनदर म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है। ओके, डन। जी पॉइंट क्या कहता है हमारा, 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सनस एंड शैल नॉट बी एसोसिएट विद द स्पॉन्सर्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका ट्रस्टी होना चाहिए ना, वो 2/3 जो है आपका, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, बेशक वो स्पॉन्सर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा एच, क्या कहता है एच यहाँ पे, इन केस ऑफ कंपनीज अपॉइंट एज अ ट्रस्टी देन इट्स डायरेक्टर्स कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी। मान लो कि जब हम, नॉर्मल सी बात है कि ये एक नॉर्मल से एग्जांपल देखो कि ये मेरी कंपनी है और ये मेरा ट्रस्टी है, इसको अपॉइंट करने में लिए कुछ गैप बच गया बीच में, तो इस गैप को फिल करने के लिए, मतलब इस ट्रस्टी को इस कंपनी में अपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो इस टाइम पीरियड में जो हमारा डायरेक्टर्स है उस कंपनी के लिए, उस कंपनी का डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी की तरह काम कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है सी, उसमें क्या कहता है कि हम यहाँ पे इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रस्टीज पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्टी और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जब भी किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट के अंदर एंटर करने वाली होगी तो उसे सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड्स की। ओके, बी पॉइंट हमारा, मतलब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट होगा उसके अंदर सारे क्लोजेस मेंशन होने चाहिए जो कि 4th शेड्यूल में है, जो कि दूसरी बात क्या है, वो अदर क्लोजेस जो कि नेसेसरी है फॉर द मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी एसेट्स मैनेजमेंट एग्रीमेंट के अंदर एंटर करना चाहते हो तो वो सारे क्लोजेस उसके अंदर कंटेन होने चाहिए जो कि मेंशन कर रखा है आपके 4th शेड्यूल के अंदर, प्लस वो अदर क्लोजेस भी जो कि नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रस्टी है शैल इंश्योर के राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज सच इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ट्रस्टीज। ट्रस्टी क्या कह सकता है कि के पास राइट होता है कि ऑब्टेन कर सकता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होगा, जो ट्रस्टी को कंसिडर करता है कि ये नेसेसरी है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे कि जो ट्रस्टी है वो शैल इंश्योर करेगा बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ एनी स्कीम दैट द एसेट्स मैनेजमेंट कैन हैज़। ओके, यहाँ पे क्या कहता है कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो इंश्योर करता है बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ कोई भी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो स्कीम्स लॉन्च करती है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि सिस्टम प्लेसेस देखेंगी, सिस्टम प्लेसेस फॉर इट्स ऑफिस देखेंगी, डीलिंग रूम्स देखेंगी, अकाउंटिंग्स, ये चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो कि इंश्योर करेंगी, मतलब जब भी आगे स्कीम्स को लाना है, लॉन्च करना है, तो ये और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ये देखेंगे। बी पॉइंट क्या कहता है हमारा यहाँ पे, बी पॉइंट कहता है कि ऑल की पर्सनल्स इंक्लूड द फंड मैनेजर्स फॉर सच स्कीम्स एंड सबमिटेड टू द बायोडाटाज। नॉर्मल सी बात है, कहते हैं कि जितने भी आपके पर्सन है, की पर्सनल बोल सकते हो या की पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने इंक्लूड करा है कि फंड मैनेजर हो सकते, तो उसके अंडर मतलब उसको सबमिट करना पड़ेगा उसकी बायोडाटास और सारी उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस कितना है सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर विद द ट्रस्टी के रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर कि उसकी कैसी मतलब इमेज है। विद इन 15 डेज इज अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा डायरेक्टर्स ऑडिटर्स टू ऑडिट इट्स अकाउंट। यहाँ पे ये भी चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि जो अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है ऑडिटर्स को टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स।
ओके। यहाँ पे ये भी देखेगा कि अपॉइंट हुए हैं कि न्यू हुए ऑफिसर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे मॉनिटरिंग करने के लिए कंपेल्स ऑफ द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफिकेशन गाइडलाइंस इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा इशूज ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेंट्रल्स एंड जो कि रिड्रेसल्स देंगे इन्वेस्टर्स को, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। और फिर ई पॉइंट क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार्स एज लीड्स डाउन पैरामीटर्स फॉर इट्स सुपरविजन्स। ये भी चेक करेगा कि रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और जो हमारा एफ पॉइंट है, प्रिपेयर अ कंप्लेंट्स मैनुअली एंड डिज़ाइन इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म इंटरनल ऑडिट सिस्टम। क्या कहता है कि जो इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा मैनुअली, इस तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा इंटरनली कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है और ऑडिट सिस्टम क्या है, ये भी उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब ये चेक करेंगे हमारे ट्रस्टी। और स्पेसिफाइड नॉर्म्स फॉर द एम्प्लीमेंट ऑफ अ ब्रोकर्स एंड मार्केटिंग एजेंट। ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे ब्रोकर्स हैं या मार्केटिंग एजेंट्स हैं वो एज अ स्पेसिफाइड नॉर्म्स के रिगार्डिंग है कि नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि द ट्रस्टी शैल बी इंश्योर कि दैट एन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैज़ बीन डिलिजेंट इन द एम्प्लियनिंग इन द ब्रोकर्स इन monitoring securities transaction with the brokers and under due to concentration of business with the any brokers. Okay. 6th point क्या कहता है कि the trustee shall ensure कि that assets management company has not give any undue or unfair advantages to the associate or deal it with the associate। इसका मतलब क्या कहता है कि जो ट्रस्टी ये भी इंश्योर करता है कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर रही हो, अनफेयर एडवांटेजेस ना ले रही हो, ठीक है ना। या कहें तो जो हमारे यूनिट्स होल्डर्स हैं तो उनको धोखा ना दे रही हो, ये सब चीज़ें चेक करती हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है वो किसी अनदर एसोसिएशन के साथ डील ना कर रही हो, तो ये सब चीज़ें कौन चेक करता है? ट्रस्टी चेक करता है। ओके। 7th पॉइंट क्या कहता है कि ट्रस्टी ये भी इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है इनटू द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन स्कीम्स के थ्रू हो रही हैं। ओके ना। आई थिंक थोड़ा ब्लर सा आ रहा है ना। ओके, अब क्लियर हो गया। सॉरी मैंने आपको रोक दिया। 7th पॉइंट हमने पढ़ा अभी कि हमने क्या पढ़ा कि जो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एंटर होंगी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर वो सारी रेगुलेशन एंड स्कीम्स के थ्रू होनी चाहिए। 8th पॉइंट क्या कहता है कि ट्रस्टी शैल इंश्योर कि दैट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैज़ टू मैनेजिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एंड हैव टेक एडिक्वेट स्टेप टू इंश्योर कि द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड नॉट बीइंग द compromise with those and they any schemes being to be compromised those any other schemes and other activities। that means यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि ट्रस्टी ये भी चेक करता है कि इंश्योर करता है कि जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है वो मैनेजिंग कर रही है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को वो इंडिपेंडेंटली कर रही हैं अदर एक्टिविटीज़ से, और जितनी भी एडिक्वेट मतलब जो उचित स्टेप हैं वो टेक कर रही है, इंश्योर कर रही है एज टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सॉरी स्टेप क्या ले रही है। ओके ना। 9th पॉइंट क्या कहता है कि ट्रस्टी शैल इंश्योर कि ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस। 7th पॉइंट कहता था कि ना हमारा जो रेगुलेशन एंड स्कीम के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो उसको इंश्योर करेगा। यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में वो प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन के रिगार्डिंग हो रही होंगी, वो इंश्योर करता होगा, ठीक है। 10th पॉइंट क्या कहता है कि ईच ट्रस्टी शैल बी अकाउंटेबल्स फॉर एंड बी कस्टोडियन ऑफ फंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कीम शैल होल्ड द सेम इंटरेस्ट और बेनिफिट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट। क्या कहता है कि ईच ट्रस्टी जो होंगे वो अकाउंटेबल होंगे जो भी जितने भी फॉर किसके लिए कस्टोडियन जो कि अपने फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती हैं इस वे में, इस ट्रस्ट वे में कि वो क्या कहते हैं कि यूनिट होल्डर्स को
बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो कस्टोडियन जो फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो स्कीम्स अपने पास रख रही है एज अ बेनिफिट्स टू द यूनिट होल्डर्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे ट्रस्ट डीड में थी उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी चेक करता है। ठीक है। 11 क्या कहता है कि द ट्रस्टी शैल टेक स्टेप टू इंश्योर कि दैट की ट्रांजैक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर टू अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट डीड्स। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रस्ट डीड के होना चाहिए। ठीक है। 12th पॉइंट क्या कहता है, द ट्रस्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ एनी इनकम्स ड्यू टू द पेड टू द म्यूचुअल फंड्स एंड क्या कहता है कि ट्रस्टी यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है कि कैलकुलेशन करने में कि इनकम इज़ ड्यू टू बी पेड टू द म्यूचुअल फंड्स एंड सो मैनी इनकम रिसीव्स इन म्यूचुअल फंड्स होल्ड्स एंड नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे ट्रस्टी क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ में कैलकुलेशन करने के लिए कि जो म्यूचुअल फंड को आपने कितना पेड करा है, कितना रिसीव्ड हुआ है। ठीक है ना। यूनिट होल्डर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी स्कीम्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ ट्रस्ट। सेम वही चीज़ क्या रखा है कि जो म्यूचुअल फंड के जो होल्डर्स हैं उनसे कितना रिसीव्ड इनकम हुआ है, कितना आपने पेड करा है, वो अकॉर्डिंग रेगुलेशन एंड ट्रस्ट डीड के रिगार्डिंग है कि नहीं है। सॉरी, फिर से विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, अब हो रहा है मे बी। ओके ना, सॉरी ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि 13 पॉइंट, द ट्रस्टी शैल बी क्वार्टरली रिव्यू द ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बिटवीन म्यूचुअल फंड एसेट्स। नॉर्मल सी बात है कि ये क्वार्टरली देखेगा जो ट्रांजेक्शन्स जो चल रही हैं म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में, उसको क्वार्टरली क्या करेंगे, चेक करेंगे। 14 पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रस्टी होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करती है नेट वर्थ ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी इन केसेस ऑफ शॉर्टफॉल। क्या कहते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो हमेशा ये देखता रहेगा कि जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं मतलब नेट वर्थ है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो एज पर द अगर वो शॉर्टफॉल होता है क्लोजेस एफ के अंदर सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 21 के अंदर चेक किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15। तो हमारा 15 पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो प्रोडिक्टली क्या कहता है, रिव्यू करेगा किस चीज़ को, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि कस्टोडियन अरेंजमेंट करते हैं वो सारी की सारी सर्विसेज को यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा क्या कहता है कि जो ट्रस्टी है वो प्रोडिक्टली रिव्यू ऑल सर्विसेज ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 16 पॉइंट, यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो ये इंश्योर करेगी कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए द इंटरेस्ट इन मैनर्स टू डेवलपमेंट ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। मतलब जो नेट वर्थ है कंपनीज की और जो इंटरेस्ट यूनिट होल्डर्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखेंगी, ये इंश्योर करता है ट्रस्टी। ओके। 17 पॉइंट क्या कहता है कि ट्रस्टी यहाँ पे पीरियडिकली रिव्यू करता रहेगा इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को, रिसीव करता रहेगा, उसके रिड्रेसल्स को सुनेगा। ओके ना, उसके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा जो कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18, द ट्रस्टी शैल बी अबेड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एज अ स्पेसिफाइड अपेंडिक्स ए। कहता है कि ट्रस्टी ये भी इंश्योर करेगा कि जितने भी यहाँ पे जो वर्क हो रहे होंगे वो कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो रहे होंगे। ओके ना। 19 पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि ट्रस्टी शैल कॉल फॉर डिटेल्स ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज by the key persons of assets management companies on his own name on the behalf of the assets। क्या कहता है यहाँ पे कि ट्रस्टी कॉल कर सकता है, किसको करेगा, की पर्सन को जो कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज होंगी, चाहे वो खुद होगा या उसके बिहाफ पे कोई कंपनीज होंगी, उसको अपॉइंट करेगा, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ, हमारा पॉइंट है ट्रस्टी के रिगार्डिंग।